बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और यह मकबूल जान के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस टाइम बुखलाहट का शिकार है। बयानात में तजाद नज़र आ रहा है, तब्दीली नज़र आ रही है। ये सब पे डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे औरिया साहब से। लेकिन औरिया साहब, सबसे पहले मुझे बताएं, 80% शरियाने बंद हैं, आप हिलजुल सकते नहीं हो, क्या चक्कर है? घूमने गए हैं, सैर करने गए हैं या भागें क्या? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का यूँ लगता है कि जैसे इस वक्त बना बनाया खेल बिगड़ गया है। सिचुएशन बड़ी खौफनाक है और तल्ख है। इस वक्त सब आपस में लड़ रहे हैं, सिवाय इमरान खान साहब के, वो बैठा पॉपकॉर्न खा रहे हैं। रिलैक्स करें। कोई और सबसे ज़्यादा जैसे ठंड है ना, वो ज़मान पार्क में। देखें, पहली बात तो ये है कि 3-4 चीज़ें जो हैं, आप ज़रा उसका मुताला करें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या। पाकिस्तान में लोगों के टैक्स रिटर्न्स आम तौर पे निकाले जाते थे, लोगों को दिखाए जाते थे, पेश किए जाते थे, सियासतदानों के पेश किए जाते थे, ब्यूरोक्रेट्स के पेश किए जाते थे, जर्नलिस्टों के पेश किए जाते थे। टैक्स के गोशवारों में ये नहीं दिया, टैक्स के गोशवारों में ये नहीं दिया गया। लेकिन एक गोशवारा अचानक बाहर आया है तो शोर मच गया। उससे पहले इसी तरह का टैक्स का गोशवारा जो था एक और बाजवा के बारे में आया था। तो मरीम नवाज जलसों में तकरीरें करती होती थी, ये पापा जॉन्स को आप जानते हैं, ये है वो है, लेकिन बड़े आराम से बर्दाश्त हो जा रहा था कि चलो बस ठीक है। एक तो ये है कि उस गोशवारे के बाद निकलने के बाद अमूमन ये तस्वर पाया जाता है कि उस तरफ कोई हाथ नहीं लगाता। उस जो जिसे कहते हैं पर जलते हैं, नो गो एरिया, जहाँ नो गो एरिया, उस नो गो एरिया में नहीं जाता। उस नो गो एरिया में से निकला कैसे, फिर निकल के अमन नूरानी तक कैसे गया, फिर अमन नूरानी ने उसको अपनी वेबसाइट, अब पाकिस्तान ने उस वेबसाइट पर पाबंदी लगा दी। तो एक तो ये है कि नज़रें किस तरफ जाती हैं, नज़रें उस तरफ जाती हैं जो कस्टोडियन है उस सारे रिकॉर्ड का। मैं तारक बादशाह से कल बात कर रहा था, मेरा बैचमेट है, और उसके बाद इसाक डार साहब ने उसको लगाया, उसको इंक्वायरी अफसर लगाया। तो मैंने कहा तुम क्या करोगे? उसने कहा जो अल्लाह से डरता है और किसी और से नहीं डरता वही करेगा जो करेगा। मैंने कुछ बता दो सही। कहता मैंने उनसे कहा है कि हक सच की रिपोर्ट चाहिए या बता एम चाहिए, हमें भी तो हो सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन दरार आ गई है इसके बाद, और इस दरार से पहले भी दरार आ चुकी हुई थी। और दरार ये आ रही थी कि क्योंकि मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि ये समरी जो होती है ये इस तरह नहीं होती जिस तरह हम कहते हैं। समरी आएगी, फिर उसके बाद वहाँ पहुँचेगी, फिर उसके बाद नोट लगेगा, फिर आगेगा। आज तक जितनी समरीज भी आती हैं, एक स्पेशल मैसेंजर एक ख़त लेके आता है GHQ से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द बिजनेस समरी जो है वो सेक्रेटरी इनिशिएट करता है। ठीक है। तो सेक्रेटरी डिफेंस उस नोट की बुनियाद के ऊपर वहीं पर एक नोट इनिशिएट कर समरी बना के वो दे देता है स्पेशल मैसेंजर के तहत। वही स्पेशल मैसेंजर उसको लेके प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, और चूंकि एक बात तय हो चुकी होती है तो प्राइम मिनिस्टर उसमें एक नाम का टिक करता है, और प्राइम मिनिस्टर दस्तखत नहीं करता, बल्कि उस तक करता भी हो, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जाने तो प्रेसिडेंट का एक प्रोटोकॉल है कि प्राइम मिनिस्टर खुद साइन करे, वरना अगर नीचे आनी हो तो प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं क्या करता, उसके ऊपर लिखता है कि जो सेक्रेटरी लिखता है कि प्राइम मिनिस्टर सीन एंड अप्रूव्ड। उसके बाद वो समरी जो है वो बाई हैंड जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेसिडेंट हाउस जाती है, और उसके बाद उसका ऐलान हो जाता है। आप खुद देखें कि जिस वक्त इसकी एक्सटेंशन की हुई थी सूरत हाल, तो एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात आपको याद होगा कि एक्सटेंशन के वक्त अचानक प्राइम मिनिस्टर ने खुद साइन कर दिए थे। तो शफकत जलील जो हैं वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे, मेरा वो बैचमेट है। तो शफकत जलील को दस्तखत करने के बाद उन्होंने कहा कि इसका एक वो निकाल दें, जिसे क्या कहते हैं अपना प्रेस के लिए एक नोट निकाल दें, ठीक। तो उसने कहा अच्छा मैं निकालता हूँ। वो पता प्रिपेयर करने लगा तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ का वो साइन किया हुआ जो है वो व्हाट्सएप पे चलने लगा। तो उसने वापस फ़ोन किया, उसने कहा मेरी औकात को हैसियत है कि इसके मुकाबले में मैं अपना एक प्रेस रिलीज निकालूँ। तो वो उस वक्त हालांकि प्राइम मिनिस्टर साइन निकालता, लेकिन शायद किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी बात पर कायम रहेगा, बंदे को उन्होंने बाकायदा दस्तखत कराना मुनासिब समझा। और वो एक्सटेंशन थी और वो प्राइम मिनिस्टर के बाद में होनी थी, और काफ़ी दिनों के बाद होनी थी, उससे पहले दस्तखत करवा ली थी। तो ये तो कभी स्मूथ सेलिंग चीज़ रही नहीं है आज तक। एक बात याद रखें, कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं रही। अयूब खान से लेके आखिर तक, वहीद काकड़ के ज़माने में जब
होने लगी थी तो आपको याद होगा कि गुलाम साख खान और नवाज शरीफ के दरमियान अच्छा खासा इशू बन गया हुआ था। और नवाज शरीफ जो था उसके आखिर में हुआ ये था कि गुलाम साख खान ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट उतार दी थी। गवर्नमेंट जब उतारी तो उसको नवाज शरीफ साहब ने बहाल करवा ली नसीम हसन शाह के। वो बाबर आगे फेडरल गवर्नमेंट की उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। आखिर में वहीद काकड़ ने दोनों को बिठाया, उसने कहा दोनों इस्तीफा दो। तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। पहले वो उनका एक्सपीरियंस था कि शायद ये होगा। फिर वही वो जो था उसका ज़ियाउद्दीन भट्ट का जो लगा वो तो कहाँ लगा था, उसमें पाकिस्तान के टेलीविज़न के सेंटर के अंदर उसके बैच लगाए गए थे। अब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस चला गया था, उसने खुद तुम्हें बताता है कि मैंने फौरी तौर पर कोशिश की कि 3-4 जगह पर पोस्टिंग कर दूँ कोर कमांडर्स की, लेकिन वो पहले एक प्लानिंग हो चुकी हुई थी। तो एक बात यह है कि ये जो बात लोग करते हैं कि बड़ी स्मूथ सेलिंग थी, राहील शरीफ का बेसिकली जाने का पूरा तय हो गया था कि वो वहाँ जाना है। आपको याद होगा कि रोज़ खबर आती थी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा एनओसी नहीं दिया, वो कहते थे एनओसी दे दिया, एनओसी नहीं दिया, बार खबर आती रहती थी। उसको लटकाए रखा ना। अब मसला सारा ये है कि अब उनको अंदाज़ा हो गया है कि 5 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने अपने चॉइस से लगाए और जहांगीर करामत से इस्तीफ़ा लिया और एक नेवी के चीफ को भी उसका साथ को किया। तो वो कहते हैं कि ये लगता है कि बाज नहीं आया था, तो शायद उन्होंने कुछ प्ले विद करने, हमें नहीं पता क्या किया। अब उस पर दूसरा जो एक तो इनको ख़तरा है कि ये लॉन्च है, दूसरा तस्नीम हैदर शाह के बारे में वो समझते हैं कि इन्होंने लॉन्च कर दी। मैं वहीं पे आने लगा था कि उनको लग रहा है कि उन्होंने लॉन्च किया है, तो वहाँ से यहाँ से अब मिसाइल तो लॉन्च हो गए ना, न्यूक्लियर वॉरहेड बन गए, न्यूक्लियर वॉरहेड तो दोनों। अब तस्नीम हैदर शाह का जो लॉन्च करना है वो बड़ा मजबूत है। इसलिए मजबूत है कि तस्लीम हैदर शाह को काफ़ी अरसे से कंधार बात है पेरोल पर। इसका भाई जो है ये भी वहीं लंदन में होता है, ये ख़ुद भी वहाँ आता जाता रहता है, इस तरह के काफ़ी सूरत हाल है। तो तस्लीम हैदर शाह ने उसको लंदन पुलिस में उसको कर। अब आप मुझे ये बताइए, ना भी होता कुछ, लंदन पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए नवाज शरीफ साहब को कहते तशरीफ़ ले आओ तो खबर चलनी थी, रवाना हो गए। अल्ताफ़ हुसैन साहब रवाना हो गए, थाने में हैं, बाहर नहीं निकले, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, अब बाहर आए, छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन कहा कि 24 तारीख को फिर आ जाना। ठीक, तो एक पूरे का पूरा इमेज डिस्टॉर्शन हो जाता है। एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि कम से कम इन्वेस्टिगेशन की सूरत हाल से तो पहले बचो, और दूसरी बात यह है कि कहा बात है कि कोई दिल गुर्दे वाला ही होता है कि जो लंदन पुलिस के पास जाके, या बड़े को बहुत ही अजीब बेवकूफ़ ही होता होगा जिसने उसके बगैर किसी सबूत के वो लंदन पुलिस दरख्वास्त दे दे, जबकि वो खुद लंदन का जो यूके का शहरी भी हो और उसको कानून का पता भी हो। उसने खुद कहा, उसने कहा ये लंदन है, ये कोई मजाक तो नहीं है। और उसने टाइम भी दिया, उसने कि हफ्ते 2 हफ्ते में आप देखेंगे जाके। उसने तो इवन यहाँ तक कि उसने गिरफ्तारी भी होगी, उसने ये तक भी कहा। एक तो ये वो गिरफ्तारी हो जाना वो अलग बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए आज तक आप अल्ताफ़ हुसैन आप अपने जो है तारक का जो है असीम तारक था उसका वो धो तो नहीं सके ना, अपने धुलता नहीं है ना, एक परसेप्शन बन जाती है। अच्छा, फिर अरशद शरीफ का केस जो है ना, आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे सहाफ़त का, डैनियल पर्ल है ना, आपके खाते से निकला अभी तक, अड़ा जाता है, चलता गली की हड्डी बन जाती हो गया, नहीं साबित हुआ तब भी चल रहा है साबित हो जाए। एक तो ये है कि वो सैर पे निकल गए, अब वो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर सकते थे, अब वो सैर कर रहे हैं अब पूरी फैमिली के साथ। अब बड़ी उसकी दलीलें दी जाती हैं कि नया पासपोर्ट मिल गया था, उन्हें विड्रॉ कर लिया था, उनको जाना ही था, चल रहा है कि नहीं जाना ही अगर था तो नवाज शरीफ अकेले चले जाते, जाके एक ट्रेन लेते, उसकी जो पेरिस की ट्रेन लेते, वहाँ से निकलते पेरिस जाते, वहाँ शांदलीज़े पे थोड़ी सी कॉफ़ी पीते वापस आ जाते। नहीं, भागना तो था ना, भागना मकसद था। अच्छा मेरी बात में दरारों नहीं, उसकी एक वजह यह है कि एक पहाड़ लॉ है कि अगर वो आप वापस आएँ 1 घंटे के बाद और वो आपसे पूछें कि आप क्या करने गए थे, तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर। तो अगर आप ये डिज़ाइन हो, उनको पता चल जाए कि उसने इस इलाके को परमानेंट रेजिडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वो तो बीमारी के बहाने पे हैं, तो बीमारी के बहाने के ऊपर वो जब गए हैं तो उनको दिखाना पड़ेगा मैंने इतने सारे जहाँ गए हैं आता रहा हूँ जाता। तो एक तो बड़ी मुश्किल में वो फंस गए हैं, दूसरा से ये आ गए। अब तीसरा शहबाज शरीफ साहब को डेंगू हो गया, कोरोना हो गया। अब कोरोना में वीकनेस कोई नहीं होती, आजकल के कोरोना में 3 दिन के बाद क्वारंटाइन नहीं होती, कमजोरी भी अब कमजोरी वो तो उसने बेचारे से गलती से मुंह से निकल गया
कि उनको कमज़ोरी हुई है, वो उनको फायद हुसैन मैं वो वाली कमजोरी नहीं, शादी डेंगू से कोरोना से हर चीज से कमजोरी होती है ना। हजार तरह की कमजोरियाँ होती हैं, अखलाकी कमजोरी होती है, इंटरप्रेट सियासी कमजोरी होती है, माशरती कमजोरी होती है, बहुत सारी कमजोरी, लफ्ज़ कमजोरी। तो उन्हें, लेकिन वो इस वक्त सीन से ऑफ है और उसने अपने बंदों को छोड़ दिया। अब जावेद लतीफ़ साहब बोले जा रहे हैं कि जी ये हो रहा है, वो नहीं दड़ाड़ों पे लेके आते जावेद लतीफ़ साहब नहीं, हमारे पास देखें शायद खान अब्बासी साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा एक कि अगर के आर्मी चीफ लॉबिंग मत करे, लॉबिंग मत करे। अगर 5 बंदों की समरी भेजनी है तो फिर अंदर एक नाम पे लॉबिंग मत करो, 1 लाख पे लॉबिंग, खुल के आगे बाहर आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद एक जनरल के नाम का मसला है कि वो होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे इशू। इस वक्त खिचड़ी बड़ी मज़ेदार पर, वो जो इमरान खान कहता है ना 26 तारीख को मैं सरप्राइज़ दूंगा, सरप्राइज़ को बहुत डिफरेंट किस्म का है, क्योंकि बेसिकली लड़ाई कहीं ना कहीं ऐसी पड़ गई है कि जिस लड़ाई से कुछ निकलेगा ज़रूर और यही इस मुल्क की बदकिस्मती है। आज सिराजुल हक ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया, उसने कहा कि जैसे आर्मी चीफ, जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब आता है सीनियरिटी पे, बेशक 15 दिन के लिए ख्वाजा जो था जवाद ख्वाजा वो आया था, 15 दिन के लिए आए, सही, बस ख़त्म, सीनियरिटी पे रख लो, जरूरी है कि 3 साल का टेंडर। उसने कौन सा पॉलिसी बनानी होती है, पॉलिसी तो कोर कमांडर्स की और सारे का लहजा तो नहीं होती। अगर उसके 15 दिन का टेंडर है तो 15 दिन करो, वापस भेज। एक आर्मी चीफ का एक तय हो जाना चाहिए ताकि ये रोज़ रोज़ की बना। उस पर इरफान सिद्दीकी साहब ने कॉलम भी लिखा है कि ये आप क्या करते हैं, वो अब अदलिया में क्या कमा लिया, ये अदलिया को तो आपने खुद तबाह किया, बर्बाद कर दिया, अदलिया को बर्बाद कर। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस आर्मी की इस अपार्टमेंट का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। और ऊपर लेकिन एक बात बताऊँ आपको, जी, अगर ये मामला नून लीग वाला ये तय ना हुआ तो फिर इस मुल्क में बहुत गंद होने वाला है। उसकी एक वजह यह है कि इमरान खान को तो उन्होंने नौकरी से निकाला था, एक किस्म की नो कॉन्फिडेंस से निकाल लिया ना, लेकिन इमरान खान अगले दिन स्टेबल हो गया था। नून लीग अगले दिन, नून लीग का घर उजड़ा हुआ है, नून लीग ने उनके लिए सब कुछ दाव पे लगाया हुआ है। नून लीग की इज़्ज़त, वक़ार, मौज, हर चीज़ उनके दाव पे है। दूसरी तरफ उन्होंने भी इस लड़ाई में घुस के अपनी सारी इज़्ज़त दाव पे लगा ली है। ये दो वो लोग हैं, वो लोग अब अखाड़े में उतर आए हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मौत दाव पे लगा के, अपनी इज़्ज़त दाव पे लगा के इस अखाड़े में उतरे हैं। अब मसला यह है कि अब अगर कोई भी इनमें से ज़ेर हुआ तो वो और कुछ नहीं, जाते जाते गालियाँ इतनी ज़रूर निकालेगा कि अगले का मुंह लाल हो जाएगा, ठीक, या जो ऊपर बैठा हुआ होगा वो मुंह ऐसा बंद करेगा, गाली निकालने नहीं देगा। ये है असल इस वक्त कैफियत, और इस कैफियत के अंदर देखिएगा अगले 3, 4, 7 दिन हैं, ये 7 दिन तमाशे के हैं, 7 दिन तमाशे के हैं, और इससे कोई बेहतर वर्ड हो नहीं सकता। कपड़े फटेंगे, ये अंदाज़ा लगा लें। जो गालियाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं और ये साहब वो बिल्कुल एक्चुअली इसी तरह एक दूसरे का चीर फाड़ के रख देंगे ये लोग। और ये दो वो इस टाइम पावर्स कह लें, ताकतें कह लें, जो इस टाइम फंस चुकी हैं और एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना स्टार्ट कर चुके हैं। ठंड जहाँ है वो सिर्फ ज़मान पार्क में खान साहब आराम से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उनको पता है कि कहीं ना कहीं जो यकीन दहानी उनको मिली है अवाम की ताकत से और हल्कों से, वो नज़र आ जाएगी आप लोगों को भी बहुत जल्द। मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम, इजाज़त दीजिए।